अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, कल जो किया था, 4 सॉल्यूशंस हैं आपके सामने। इनके बारे में ना एक समरी बता रहा हूं, ये आपसे थ्योरेटिकली भी टेस्ट हो सकता है। मुझे चारों आंसर बता दें। फाइफो पीरियोडिक में क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 3, अरे नहीं, अमाउंट बताएं। 17190 और कॉस्ट ऑफ सेल्स 42650 और फाइफो परपेचुअल अच्छा, ये दोनों का आंसर ना इत्तेफाक से बराबर है, ये कोई रूल नहीं है कि हमेशा बराबर आएगा। अच्छा, अब आप बताएं एफ को पीरियोडिक 1643 43794 और एफ को परपेचुअल 16839 43001। अच्छा, ये पीरियोडिक और परपेचुअल का कोई कंपैरिजन नहीं है, इसलिए मैंने कलर भी अलग कर दिए। सिर्फ फाइफो और एफको को कंपेयर कर रहा हूं, चाहे काला काला कंपेयर कर लें चाहे नीला नीला कंपेयर कर लें। मेरे इस सवाल में फाइफो का चाहे नीला कंपेयर करें चाहे काला, काले नीले को आपस में नहीं करना। पीरियोडिक पीरियोडिक, परपेचुअल परपेचुअल। क्लोजिंग स्टॉक फाइफो का ज्यादा आ रहा है, एफको का कम आ रहा है। हाँ, 17,000 16,000 से ज्यादा होता है ना, नहीं तो किसी बड़े से पूछा है, 17,000 ज्यादा होता है ना 16 से। तो फाइफो का क्लोजिंग स्टॉक एफको के क्लोजिंग स्टॉक से ज्यादा है, चाहे पीरियोडिक पीरियोडिक कंपेयर करें चाहे परपेचुअल परपेचुअल कंपेयर करें। फाइफो का क्लोजिंग स्टॉक एफको से ज्यादा है। क्यों? इस सवाल में ऐसा क्यों हुआ? पॉइंट्स की वजह से? फाइफो में क्लोजिंग स्टॉक नई परचेजेस में से है और इस सवाल में महंगी 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 ही होती जा रही थी, तो फाइफो में क्लोजिंग स्टॉक सबसे महंगी आइटम्स थी, जबकि एफको में क्लोजिंग स्टॉक एवरेज था, तो उसमें सस्ता भी मिल गया था, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है और इसीलिए कॉस्ट ऑफ सेल कम है। फाइफो की कॉस्ट ऑफ सेल एफको से कम है। क्यों? क्योंकि सस्ती वाली बिकी है, जबकि एफको में एवरेज वाली बिकी है। तो इसके लिए हम एक कंक्लूजन बना सकते हैं, लिखें इन केस ऑफ राइजिंग प्राइसेस, इन केस ऑफ राइजिंग प्राइसेस cost of closing stock of FIFO is higher than FCO। अगर प्राइसेस महंगी होती जा रही होंगी तो फाइफो का क्लोजिंग स्टॉक एफको से ज्यादा होगा। और फाइफो की कॉस्ट ऑफ सेल एफको से कम होगी। फाइफो की कॉस्ट ऑफ सेल एफको से कम होगी। अच्छा, अब आपकी अकल पे एक बात अज्यूम कर लेता हूं, अगर प्राइसेस कम होती जा रही हैं तो फिर ये उलट हो जाएगा, फिर ये उलट हो जाएगा। और अगर प्राइसेस कांस्टेंट है तो अगर प्राइसेस ही सेम हैं तो फिर फाइफो एफको क्या होगा फिर तो। अच्छा जी,
एक तो ये समरी लिखनी थी। फिर इसके अलावा एक और बात लिख लें, जब प्राइसेस बढ़ रही होती हैं तो फाइफो बेहतर है, बेटर है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक रीसेंट प्राइसेस रिफ्लेक्ट करेगा। अगर राइजिंग प्राइसेस हैं तो फाइफो बेटर है, कि क्लोजिंग स्टॉक रीसेंट प्राइसेस पे आ रहा होगा। और अगर प्राइसेस फ्लक्चुएटिंग यानी कम ज्यादा हो रही हैं, तो फिर एफ को बेहतर है। अगर प्राइसेस फ्लक्चुएट कर रही हैं कम ज्यादा, तो फिर एफ को बेहतर है। अच्छा, ये हो गया फाइफो एफको का पीरियोडिक परपेचुअल, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। अब इसमें थोड़ी सी बस मैं चीजें रिटर्न्स वगैरह डाल के तो एक सवाल और करा देता हूं, बस फिर ये फाइफो एफको बहुत है। तो ये मैंने खुद ही एक सवाल बनाया हुआ है, आप बुक में आए पेज 5 पे, बुक में पेज 5, और उसमें इलस्ट्रेशन 2 देखें, मैं करता हूं बोर्ड पे सॉल्व। इलस्ट्रेशन 2 मैं बोर्ड पे सॉल्व करता हूं। अच्छा, मैंने कहा था कि पढ़ना है, इलस्ट्रेशन 2 पढ़नी है, मैं करता हूं बोर्ड पे। इलस्ट्रेशन 2 का डाटा जरा चेक कर लें, मैं करता हूं बोर्ड पे। चलें, पढ़ लिया होगा अभी तक का ना। एक क्विक सा रिकैप, हम पढ़ रहे हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री होती है किसी भी वक्त स्टोर में पड़ी हुई चीजें, वो गुड्स की शक्ल में भी हो सकती हैं, रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोसेस की शक्ल में भी हो सकती हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री है जो ईयर एंड पे पड़ी हुई चीजें, और ईयर एंड पे जो चीजें पड़ी हुई हैं यानी क्लोजिंग स्टॉक, उसकी अमाउंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आए वो कहलाएगी वैल्यू। क्या होगी वैल्यू? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। फिर पढ़ाना शुरू किया था कि कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करें। तो कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करें, इसके लिए मैंने इन्वेंट्री को 2 हिस्सों में बांटा था, ट्रेडिंग बिजनेस की गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग का रॉ मटेरियल। इसको एक शाख में किया था, और मैन्युफैक्चरिंग की फिनिश गुड्स इसको अलग शाख में किया था। अलग शाख में इसलिए किया था क्योंकि ट्रेडिंग की गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग का रॉ मटेरियल खरीद के लेके आके रखना है बस, जबकि मैन्युफैक्चरिंग की फिनिश गुड्स बनानी है। तो कॉमन प्रिंसिपल सेम है, जहां पड़ी हैं, जिस कंडीशन में पड़ी हैं, वहां तक लाने में जो भी खर्चा हुआ था वो कॉस्ट है।
फिर इसकी मैंने आपको कंपोनेंट्स की शक्ल से लिस्ट लिखवाई ताकि लिस्ट होगी तो याद करने में हेल्प होगी। फिर इसके बाद किया कि कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, इसको अलग हेडिंग इसलिए बनाया था कि अगर सिमिलर है देखने में और ड्यूरिंग द ईयर रेट भी चेंज होता रहा है तो क्लोजिंग कौन सी वाली पड़ी हुई है वो कैसे पहचानेंगे। तो बुजुर्गों के बनाए हुए दो तरीके कौन से, फाइफो और एफ। अब वो फाइफो और एफको की प्रैक्टिस करा रहा हूं, ये किया अब तक। अच्छा, एक बात मैंने आपको ये पहले दिन कही थी, अगर अच्छी तरह पता है तो ठीक है, अगर नहीं तो बेशक आज वाले लेक्चर में या इस किताब के ऊपर ही दोबारा लिख लेना। इस सवाल में ये जो परचेज के सामने आपको लिखा नजर आ रहा है रेट, जैसे 25 रुपए नजर आ रहा है, ये कैसे बनाऊंगा। परचेज के सामने 500 यूनिट्स 25 कैसे बनाऊंगा। ये 500 यूनिट्स जब खरीदे होंगे, इनको लेकर आना, ट्रांजिट इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, फलाना फलाना फलाना, उन सारे खर्चों को ऐड करके 500 पे डिवाइड किया होगा तो 25 आया होगा, है ना। हो सकता है सवाल वाला आपको 25 देने की बजाय हर 500 यूनिट्स, 100 यूनिट्स, 150 यूनिट्स, ये 3 परचेजेस हैं, इनके सामने टोटल खर्चे बता दे, ट्रांसपोर्टेशन, कैरेज, इंश्योरेंस, तो फिर सबको ऐड करके यूनिट से डिवाइड करके ये 25, 28 और 30 बनाना पड़ेगा। सबको ये सब बात पता है, सबको, सारे के सारे। अरे वाह, नहीं बताया तो और भी बहुत कुछ होता है, वो तो भूल जाते हैं सारे। चले ठीक है, पता है तो पता है। रिक्वायर्ड है कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो अच्छा वैसे तो क्लोजिंग ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक रिक्वायर्ड है। ये मैं अपनी बुक में बनाई हुई इलस्ट्रेशन 2 कर रहा हूं, और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए करा रहा हूं कि चलो अब रिटर्न्स भी डाल लेता हूं। और ये मैं कर रहा हूं फाइफो पीरियोडिक से, फाइफो पीरियोडिक से करते हैं। तो स्टोर में जाके यूनिट्स गिनने जाके हैं, नहीं टाइम नहीं है, तो फिर कैसे करें, हैं बताए हुए क्लोजिंग स्टॉक नहीं बताए ना, तो गिनती कर लेते हैं। गिनती कैसे कर लें, सादा सा हिसाब है, महीने के शुरू में कितने थे, प्लस जितने आए माइनस जितने गए। नहीं सेल नहीं कह रहा, जितने गए। तो करके देखें हिसाब किताब, कितने बचा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, हाँ जी 240। सबसे किसी भी मासूम से बच्चे को कंफ्यूजन हो तो बोला करो यार 240। नहीं 240 नहीं बोलने को कह रहा, कैलकुलेशन नहीं हुई तो बताएं। जितने महीने के शुरू में थे प्लस जितने स्टोर में इन हुए माइनस जितने स्टोर से आउट हुए, तो जो बाकी बच गए वो हैं 240। अब ये जो 240 हैं फाइफो पीरियोडिक किन में से होंगे, जो आखिर में खरीदे थे। और वहां तो डाटा लिखा हुआ है, मैं जरा कोने में लिख के सिर्फ डिस्कस करने के लिए। परचेजेस कौन कौन सी कब कब की हैं, एक 2 अप्रैल को किए हैं 500 25 वाले, फिर एक 100 किए हैं 28 वाले, और फिर 27 को किए हैं
150 30, ठीक है, 3 परचेजेस की हैं। तो ये 240 किन में से होंगे? इसमें से और इसमें से। परचेज रिटर्न एक है, दो तो नहीं है, एक है। अच्छा, अगर ये जो परचेज रिटर्न है ये इनमें से है, इनमें से है, अगर इनमें से होती, नहीं नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं कि ये जो 20 वापस किए हैं ये इनमें से हैं, अगर इनमें से होते, यानी ब्रैकेट में 2 अप्रैल परचेज की जगह 9 अप्रैल परचेज लिखा होता, तो अब ये 240 किन में से होते हैं? 150 इसमें से, 80 इसमें से, क्योंकि 20 तो वापस हो गए, और 10 उसमें से। तो हमने फाइफो में क्लोजिंग स्टॉक को रीसेंट परचेजेस में से लेना है, लेकिन परचेज रिटर्न्स का ध्यान करके। फाइफो में क्लोजिंग स्टॉक रीसेंट परचेजेस में से होगा, लेकिन परचेज रिटर्न्स का ध्यान करके। तो इस सवाल में तो रिटर्न्स का रोला नहीं है, इसलिए कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बन गया 150 यूनिट्स 30 वाले, और ऊपर में से 90 यूनिट्स 28 वाले, 4500 2520। ये हो गया फाइफो पीरियोडिक। हाँ जी, फाइफो पीरियोडिक डन। एफ को में क्या होगा कि जितने भी, जी समझ गई बात बेटे? ये जो मैंने लाल में लिखा है, मैंने ये कहा था कि अभी इस सवाल में 20 यूनिट्स इसमें से रिटर्न हुए थे, तो इसलिए हमारे सॉल्यूशन को इस रिटर्न का कोई फर्क नहीं पड़ा। 240 यूनिट्स 150 इनमें से होंगे, 90 इनमें से होंगे। वैसे एक और बात बोली थी कि अगर ये 20 इनकी बजाय इनमें से रिटर्न हुए होते, तो फिर ये 100 तो नहीं, फिर 80 ही रह गए होते। तो 150 इसमें से होते, 80 इसमें से होते, 10 इसमें से होते, ऐसे क्लोजिंग स्टॉक बचता। एफ को एवरेज रेट निकालना है, तो एवरेज रेट निकालने के लिए क्या क्या शामिल कर लें? हाँ जी, ओपनिंग यूनिट्स कितने? 200। कितने वाले? 22 वाले 44। फिर 500 आए और 20 चले गए, तो 480। 25 12,000। फिर 100 आए 28 वाले, फिर 150 आए 30 वाले, तो यूनिट्स हो गए टोटल डिनोमिनेटर के लिए 930, और ये 237
00, तो एवरेज रेट बन जाएगा 25.48। ओपनिंग स्टॉक और जितनी परचेजेस थी उनको मिला के एवरेज रेट बनाया। 480 सेल है, अरे नहीं नहीं, 500 में से 20 वापस हो गए ना। अच्छा, इसमें किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है? अच्छा, किसी को नहीं लगता कि ड्राइंग्स भी माइनस करनी चाहिए थी? नहीं? अच्छा, तो वो जो सेल रिटर्न आ रही है वापस स्टोर में, वो तो ऐड नहीं की मैंने। जी जी बताएं, क्यों नहीं किया? इतनी लंबी बात तो बता रहा था उधर। हाँ, नहीं ऐसे तो नहीं निकाला, 240 ऐसे तो नहीं आया। आपने निकाला 240? 240 निकाला है? नहीं निकाला। अच्छा, जिनको 240 यूनिट्स नहीं समझ आए तो बेटे पूछ लिया करे ना। 240 बता रहा हूं, 200 महीने के शुरू में पड़े हुए थे, प्लस 500 आ गए, माइनस 480 चले गए, प्लस 100 आ गए, माइनस 20 स्टोर से चले गए, माइनस 230 चले गए, माइनस 40 ओनर ले गया, प्लस 60 और 10 कस्टमर वापस कर गया, प्लस 150 स्टोर में और आए, माइनस 10 सड़ गए, इज इक्वल टू 240। जी बच्चे, 240 ठीक है, बस यही सवाल था। अच्छा, इसमें एतराज के ड्राइंग्स क्यों नहीं लेस की? नहीं, सेल रिटर्न भी तो स्टोर में आई है, ये किसी को नहीं लगता है? किस चीज की रीजन बता दो, ड्राइंग क्यों नहीं लेस की? स्टॉक की एवरेज कब निकाल रहे हैं? हाँ, देखें, स्टोर में पहले से पड़ी हुई हैं 200 चीजें 22 वाले, उसके बाद हमें मजीद कॉस्ट कब पड़ रही है, यानी हमारी जेब से मजीद खर्चा कब हो रहा है? जब परचेज कर रहे हैं। जब परचेज करते हैं तो हमें कॉस्ट इनकर होती है, और 480 मतलब 500 और 20 नेट, ये आए इतना खर्चा पड़ा, 100 और आए इतना खर्चा पड़ा, ये मजीद कॉस्ट इनकर हो रही है, 150 आए 30 का खर्चा पड़ा, हमें इतनी कॉस्ट इनकर हो रही है। सेल रिटर्न स्टोर में वापस आई, कोई कॉस्ट पड़ी नहीं, वो इन्हीं में से ही हैं, जब उनको खरीद के लाए थे ये खर्चा था, फिर वो बिक गई और वापस आ गई, इन्हीं में से हैं। तो सेल रिटर्न का इस एवरेज रेट में कोई काम नहीं है। इसी तरह ड्राइंग्स, वो हमें कोई कॉस्ट पड़ी है नहीं, ये जो स्टोर में चीजें इन हुई थी, इनमें से ओनर कोई ले गया, तो हमने सिर्फ देखना है कि हमें जब चीजें कॉस्ट किया करती थी, कब? जब हम लेके आते थे, तो वो इन डिफरेंट रेट्स पे पड़ी थी। परचेज रिटर्न क्यों माइनस कर दी? क्योंकि वो तो परचेज को ही रिवर्स कर रही होती है, तो इसलिए ओपनिंग स्टॉक और नेट परचेजेस बस, ना सेल रिटर्न का कोई काम है, ना ड्राइंग्स का कोई काम है। इनसे एवरेज रेट निकलेगा, ये निकल आया। अब इस एवरेज रेट की सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? कि स्टोर से जो भी आउट हो रहा है, चाहे वो कस्टमर लेके जा रहा है, चाहे वो ओनर लेके जा रहा है, चाहे वो चोर लेके जा रहा है, चाहे वो सैलाब में बह गया है, चाहे वो आग खा गई है, जो भी आउट हो रहा है उसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या है? ये तो मैंने सवाल में तो सिर्फ कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग ही रखी थी, इसलिए बस कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या बन जाएगी? 240 इंटू 0.48, 6115, बस ठीक। ये हो गया FIFO और एफको पीरियोडिक। जी, वो मैं भी बताता हूं, मैं आपको ना ये सवाल करा दूं, फिर मैं इनकी ना कुछ कंप्रीहेंसिव शक्लें लिख देता हूं।
उसी से ना फिर मैं सवाल मैंने बेशक ट्रेडिंग बिजनेस का कराया होगा, लेकिन इसी से मैं मैन्युफैक्चरिंग का रॉ मटेरियल भी बना दूंगा। तो ये सवाल पूरा कर दूं, फिर कुछ मोटी मोटी समरी फार्मूलों की शक्ल में लिख देता हूं। हाँ भाई, पीरियोडिक डन, परपेचुअल बनाता हूं। अभी भी पूछ ले मेरे बच्चे इसमें, जिसको जो चीज नहीं समझ आई है, शर्माते रहते हैं, फिर कल पूछेंगे सर वो जो उस दिन किया था है नहीं, बात तो ऐसी है। चलो ठीक है जी, किसी को कोई मसला नहीं। कोई मासूम बच्चा ये घबरा रहा हो कि सर पार्ट ए और पार्ट बी तो है ही नहीं सवाल में, आपने कौन से लिख दिए? ये तो टेंशन नहीं है ना भाई, 1 2 3 4 लिखा हुआ है। 5 और परपेचुअल करता हूं। अरे सॉरी, ये मिटा दिया मैंने। अच्छा, वो FAR 1 में मैं फिर भूल गया आज कहना, आप लोगों को जुम्मे को कहा था मैंने, तो चलो दोबारा याद दिला देता हूँ। एक ताक रात गुजर गई बेटे, दूसरी आज है, तो ये ना बहुत कीमती वक्त है, तो इसको ज़ाया नहीं करना यार। 5 और परपेचुअल कर रहा हूँ। 5 और परपेचुअल, इधर करता हूँ। डेट थोड़ी सी अंग्रेजी, रिसीट्स, यूनिट्स, रेट और टोटल। इशू, यूनिट्स, रेट और टोटल। बैलेंस, यूनिट्स, रेट और टोटल। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, फर्स्ट क्या है, अप्रैल। ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है 222 वाला, 4400। फिर 2 अप्रैल को हो गई परचेज, कितने, 525 वाले, 12500, और इनके आने से स्टोर में पोजीशन ये हो गई कि पहले पुराने वाले और फिर उसके बाद नए वाले। फिर क्या हुआ, 5 अप्रैल को हो गई सेल, कितने 480, 5 है, पहले ये 200 जाएंगे 22 वाले, और फिर 280 जाएंगे 25 वाले, 7000। और स्टोर में ये खत्म हो गए, इसमें से 220 रह गए, 5500। जी फिर क्या हुआ, 9 तारीख को हो गई परचेज, 100 यूनिट्स 28 वाले 2800, और स्टोर की पोजीशन ये है कि 220 पहले पड़े हुए हैं 25 वाले, और 100 और आगे 28 वाले। फिर क्या हुआ, चले यहां तक पहुंचे, फिर रिटर्न बताता हूं।
यहां तक पहुंचे? हाँ जी, अब रिटर्न कब हुई है? 10 को। अच्छा, पास्ट पेपर में भी ना मैंने आपको पास्ट पेपर के सवाल कराने हैं एंट्रीज के बाद, तो ये मसला आएगा बार बार, चलो तब दोबारा रिपीट करूंगा। जो रिटर्न है ना, रिटर्न वो कोई अलग ट्रांजैक्शन नहीं है, पुरानी हो चुकी ट्रांजैक्शन का रिवर्सल होती है। तो इसलिए परचेज है तो उसको परचेज वाले कॉलम में ही नेगेटिव, और सेल रिटर्न है तो सेल वाले कॉलम में नेगेटिव लिखते हैं। और रेट भी कौन सा? स्टॉक वाला नहीं, जिस ट्रांजैक्शन का रिवर्सल है उसी ट्रांजैक्शन का रेट। तो अब हम कर रहे हैं रिटर्न, परचेज रिटर्न हो रही है। सवाल वाले को बताना चाहिए कि ये इसमें से है कि इसमें से, ये सवाल वाले को बताना चाहिए, तो बताया हुआ है कि इसमें से। अगर खामोशी होती तो मर्जी है, चाहे ये ले लें चाहे ये ले लें, कोई मसला नहीं, लेकिन बताया हुआ है। तो ये वाले में से वापसी है, इसका मतलब 25 वाला रेट। कितने यूनिट वापस किए? 20, और इनको हम यहां नेगेटिव लेंगे और यहां 500 नेगेटिव। और ये परचेज रिटर्न है, यानी स्टोर से चली गई हैं। तो अब बैलेंस और किन में से गई हैं? इनमें से। इनमें से क्यों? क्योंकि FIFO है, क्योंकि FIFO मेथड है। नहीं, क्योंकि ये इसी 25 वाली ही चीजों को वापस किया है। अगर ये कहा होता कि 9 तारीख में से वापस गई हैं, तो हम इनमें से वापस करते। तो अब इनमें से वापस करके ये रह गई 200 और ये 100 है, 5000 और 2800। इंशाल्लाह ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो भी गया तो ये रिकॉर्ड अमेंड करके, यानी फर्ज करें कि ये 500 सारे बिक गए होते, या चलो इनमें से वापस आया होता। सवाल ये पूछा है कि क्या परचेज रिटर्न किसी ऐसे में से हो सकते जो हमारे पास से निकल चुका हुआ था। अब इस तरह की चीजों पे ना स्टैंडर्ड नहीं होते हैं, ये तो बस अपनी इज्तिहादी है जो बात करनी है। तो मेरा ओपिनियन ये है कि अगर इस 22 वाले में से 20 वापस किए होते तो वो हैं आज? वो है ही नहीं। तो फिर हम ना अपनी स्टेबुलर, ये हमारा ही तो रिकॉर्ड है, हम इस टेबुलर वर्किंग को करते हुए ही इन 200 को बेचने की बजाय मैं इधर से 180 बेचता, पिछली कैलकुलेशन चेंज कर देता, मैं ये सारा कैलकुलेशन अमेंड कर देता, इसमें से 180 बेचता, 300 इसमें से बेचता, तो आज फिर स्टॉक में 20 आ रहे होते हैं जी। किन 300 के अंदर? क्या रिटर्न बता रहा हूं। अच्छा, अभी ये 25 वालों में से 20 वापस चले गए, और प्रेजेंट कैसे करना है? जिस ट्रांजैक्शन की रिटर्न है उसी में वो एज ए नेगेटिव। अब आगे 10 अप्रैल के बाद 15 अप्रैल को हो गई सेल। कितने यूनिट्स? 230। FIFO है, ये 200 गए और 30 इसमें से गए, 25 वाले और 30 इसमें से 28 वाले, 5000 और 840, 200 गए, इसमें से रह गए 70, 1960। फिर क्या हुआ? 19 को हो गई ड्राइंग्स। ड्राइंग्स यानी ओनर्स बिजनेस से गुड्स लेके जा रहा है, तो इशू है, ये इशू है। और कितने यूनिट्स ले गया ओनर? 40, तो है ही 28 वाले, तो 40 ले गया, 28 वाले 10120, बाकी रह गए 30, 1120, और 30 रह गए 28 वाले 840। परचेज रिटर्न में क्या दोबारा बता दूं? सारा कुछ ऐसे ना करे यार। अच्छा, आपको क्या समझ नहीं आया इसमें से?
अच्छा, जो समझ आया वो बताओ। ये क्या लिखा या बैलेंस कैसे बचा, पूछ क्या रहे हो? ये 20 नेगेटिव क्यों लिखा पहले, मैंने ये बताओ। हाँ, कितने? 20, ठीक है, इसलिए 20 लिख दिए। माइनस क्यों लिखा यहां? परचेजेस थी, उसका रिटर्न, उसका रिवर्सल है, माइनस कर दिया। 25 वाला रेट क्यों लिया है? ये जो खरीदी थी इनमें से वापस गई हैं, इसलिए 25 लिखा। ये 500 कैसे आया? म... ये 500 कैसे आया? तो बस आता तो है। अब ये स्टोर से चीजें निकल गई, तो ये बैलेंस था, 25 वाले 20 निकल गए, तो बाकी कितने रह गए? 200। हाँ जी जी, बोलो। प्रीवियस सेल का बैलेंस? पंद्रह तारीख को सेल 5 वाली पूछ रहे हो? हाँ, इसका बैलेंस क्यों? ये बीच में 2 ट्रांजेक्शन और भी तो हुई हैं। इसके बाद यहां तक सिर्फ नीले में नीला ही नहीं लिखना, इसके बाद ये 2 ट्रांजेक्शन और हुई हैं। तो इस वाली सेल से पहले स्टॉक की पोजीशन क्या थी? ये वाली। ये तो पुरानी हो गई थी बात। इस वक्त ये रहता था, तो 200 ये बिक गए, 30 इसमें से बिक गए। जी, ये 20 वापस कर दिए, इनमें से 20 वापस कर दिए, या आ गए वापस? हमने वापस किया या वापस आए हैं? परचेज रिटर्न है, हमने वापस किए हैं या स्टोर में वापस आए हैं? हमने किए हैं। तो 25 वाले 220 में से 20 वापस कर दिए, तो कितने रह गए? ये वो 200 और ये 100 एज इट इज। अरे मैं तो समझ रहा था कि मैं इखलाकन रिवाइज करवा रहा हूं। अच्छा, 19 के बाद दोबारा बोलो। अच्छा देखो, जो ट्रांजेक्शन है ना उनको पक्का कर लें। जब बहुत सारे अगर मगर आते हैं ना, तो वो फिर कंफ्यूजन बहुत मच जाती है। ये इसको ऊपर ले जाओ। 2 वाला रिटर्न कब हुआ है? 10 को रिटर्न हुआ है ना। देखो जब ट्रांजैक्शन जब हम ट्रांजैक्शन डेट वाइज रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो फिर हम डेट वाइज ही लिखेंगे ना। अच्छा, वो जो एक अगर था कि अगर वो खत्म हो गए हो तो अच्छा, उसको छोड़ के बाकी पूछो था। दफा करो उसको, क्लास के बाद अलग से पूछना। हाँ जी, 19 अप्रैल, 19 अप्रैल, 19 अप्रैल, 19 अप्रैल के बाद 21 अप्रैल को क्या हुआ? सेल रिटर्न हो गई। तो परचेज रिटर्न ही काबू आ रही, सेल रिटर्न हो गई है। 21 तारीख को हो गई है सेल रिटर्न। अच्छा, सेल रिटर्न का मतलब है कि कस्टमर हमें चीजें वापस करके गए हैं। और ये भी है 2 तरह की। इसमें से 60 वो हैं जो 5 अप्रैल को बेचे थे, और 10 वो हैं जो 15 अप्रैल को बेचे थे। ये डेट इसलिए बताई ताकि हम रेट वो वाला लें। तो सेल रिटर्न 60 यूनिट्स कौन से? 5 अप्रैल वाले, और 10 यूनिट्स 15 अप्रैल वाले। चले पहले 60 की बात करते हैं। 60 कौन से वाले? 60 25 वाले में या 22 वाले में?
FIFO है तो 60 वापस आए हैं। अब जो 60 वापस आए हैं वो इनमें से कौन से? 22 वाले, 25 वाले। अच्छा 25 वाले क्यों? अच्छा 22 वाले क्यों? तो FIFO है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो भी आउट तो नहीं हो रहा। $200 बेचे थे 22 वाले और 280 बेचे थे 25 वाले, और इससे पहले स्टॉक की पोजीशन थी 222 वाले और 525 वाले, तो ये बेच दिए थे। अब इनमें से 60 वापस आए हैं। मैं ये बताने लगा हूं कि वो 60 ये हैं या ये, मैं बताने लगा मैं कि 60 इनमें से हैं कि इनमें से हैं। एक बताता हूं लॉजिक से और एक तरीका बताता हूं इशारों से। पहले लॉजिक से बताता हूं। टोटल 480 यूनिट्स बेचे थे, 60 वापस आ गए, यानी हमने इफेक्टिवली कितने बेचे हैं? 420। 60 तो वापस आ गए, 420 बेचे हैं। तो 420 बेचते तो कैसे बेचते? 222 वाले और 220 25 वाले, यानी 60 कौन से वापस लेने हैं फिर? 25 वाले। तो 60 हमने अब 25 वाले वापस लेने हैं, ये लॉजिक। और अब बताता हूं इशारों से। सेल रिटर्न, नहीं समझाया तो मैंने इशारों से ना। अब जो 60 वापस आए हैं, क्योंकि वो सेल रिटर्न है, रिटर्न, तो उसको इशू वाले कॉलम में नेगेटिव, इशू वाले कॉलम में नेगेटिव। 60 वापस आए हैं 25 वाले, और इसी तरह 10 कौन से वापस आए? ये 28 वाले। तो 10 वापस आए हैं 28 वाले, 1500 280। और इनके वापस आने से अब ये स्टॉक की पोजीशन, ये स्टॉक 60 वापस आ गए जो इनसे पुराने थे। 60 जाग रहे हैं, जागे जागे जागे। 60 इनसे पुराने वाले वापस आए हैं, तो 60 ऊपर आ जाएंगे, और इन 30 में ये 10 आ गए, तो 40। ये स्टॉक इस सेल रिटर्न के बाद अपडेट हो गया। इससे पहले स्टॉक की पोजीशन ये है, ये इनसे भी पुराने वाले वापस आ गए, तो ये इनसे ऊपर आ जाएंगे, और इन में 10 वापस आए हैं, तो वो 40 हो जाएंगे। 21 अप्रैल के बाद क्या हुआ? 27 अप्रैल को परचेज हो गई 150, 30 वाले 45। अच्छा, ये पास्ट पेपर की प्रैक्टिस में मैंने टेबल आएंगे और दोबारा प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन अभी ये बहुत है। कल मैं फिर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कराऊंगा और उसके बाद फिर एनआरबी पे जाएंगे। तो इस परचेज के आने से स्टॉक में दो पहले हैं, 60 25 वाले, 40 28 वाले, और 150 30 वाले। और फिर 10 यूनिट हसद के मारे सड़ गए 30 अप्रैल को। ये लॉस्ट बाय फायर हो गए, और ये इशू है, उठा के फेंक दिए, तो 10 आउट हो जाएंगे। 10 FIFO है 25 वाले, 250, तो इसमें से रह गए 50। तो चूंकि ये आखिर है,
तो ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया 6870। अच्छा, इस सवाल में मैंने रिक्वायर्ड तो नहीं किया हुआ, लेकिन वैसे पूछ रहा हूं, कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी हो तो कैसे? इश्यू वाला सारा कॉलम ऐड कर दूं, सारा? ये कॉस्ट ऑफ सेल निकलेगी। नहीं, 250 नहीं, सिर्फ सेल और रिटर्न वाली चीजें। अगर कॉस्ट ऑफ सेल पूछी होती तो सेल और सेल रिटर्न नेट कर देते। ये हो गया फाइफो परपेचुअल, और मैंने तो ये अभी ऐसे ऐसे एफ को कर देना है, तो आप इसको नोट कर लें, फिर एफ को करता हूं। क्या हो गया? तो भाई मुझसे क्यों नहीं पूछ रहे? हाँ जी। ऐसे ना पूछ। जी जी। अच्छा, इसका ये मैं आपको ये सवाल पूरा करके ना कल इसके कुछ समराइज फार्मूले लिखूंगा, तो उसमें मिल जाएगा इस बात का जवाब। 5-0 नन नोटेड। कोई सवाल? अब मैं एफ को करने लगा हूं। अच्छा, अगर आपका दिल है कि मैं ये सारा मिटा के दोबारा करूं, तो ये आपके अंदर की कमीनगी है। मतलब अगर मेरा काम चल रहा है, एफ को 200 पहले थे, 500 और आ गए 700। 44 पहले थे, 12,500 और आ गए 16 900। 22 पहले थे, 25 और आ गए 47 लिख दो। 0.14। फिर सेल हो गए 480, यही वाले 24.14। 11.5 बाकी रह गए 220, यही वाले 5313। फिर 100 यूनिट्स आए, 220 पहले थे, 100 और आ गए 320। इतने के पहले थे, इतने और आ गए 8113। तो नया एवरेज रेट बन गया दिस डिवाइड बाय दिस 25.35। परचेज रिटर्न, रिटर्न है, रिटर्न जिस ट्रांजैक्शन की रिटर्न है उसी का रेट लगेगा। अच्छा, परचेज रिटर्न हुई है, यानी स्टोर से यूनिट्स चले गए, तो 320 में से 20 चले गए, 300 रह गए। इतने रुपए में से इतने रुपए के गए, तो रेट रिवाइज हो जाएगा 5। फिर सेल हो गए कितने? 230, यही वाले 25.35।
385, इनमें से 230 गए, 70 रह गए, यही वाले। राउंडिंग ऑफ का थोड़ा बहुत फर्क है, कोई मसला नहीं है। 40 ओनर ले गया, ये वाले। वन 1 चलें बस। 70 में से 40 गए, बाकी 30 रह गए, यही वाले। 78760। सेल रिटर्न ऐसे ही तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि 60 किन में से हैं, इनमें से 24 वाले, और 10 इनमें से हैं 25 वाले। वन 444। 30 पहले थे, 70 और आ गए, 100 हो गए। यहां अलग अलग लिखे हैं क्योंकि रेट अलग लगाने थे, बैलेंस में तो मिलाने ही हैं। 30 पहले थे, 70 और वापस आ गए, 100 हो गए। 760 रुपए के पहले पड़े हुए थे, इतने रुपए के और आ गए, तीनों ऐड हो जाएंगे। 2462 और 150 और आ गए, 100 में 150 और आ गए, 250। इतने थे, 4500 के और आ गए। और फाइनली 10 गए, 27.85 वाले, 279। तो बाकी रह गए 240, यही वाले, 6685। ये है एफ को परपेचुअल। कल मैं ना पीरियोडिक, परपेचुअल, इनके कुछ कंबाइंड फार्मूले लिखता हूं, फिर ट्रेडिंग से मैन्युफैक्चरिंग पे चलते हैं। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज। अब पूछो।